है कॉलेज में पढ़ने वाली 4 टीनेजर लड़कियों की जो अगले साल ग्रेजुएट होने वाली है। इस समय इन चारों को अपने करियर, दोस्ती और प्यार इनको लेकर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब देखते हैं क्या इन्हें अपने करियर में प्यार और जीत हासिल होती है और क्या इनकी दोस्ती पर कुछ इफेक्ट भी पड़ता है या नहीं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग नाम की ये लड़की ब्रेकफास्ट लेकर आती है। उसे अपनी दोस्त शुटू को देकर वॉशरूम चली जाती है। जब शुटू और जियाबाओ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वॉशरूम से जियांग के चिल्लाने की आवाज आती है। देखने पर पता चलता है कि उसने गलती से अपना फोन पानी में गिरा दिया है। अब वो इस फोन को देखते हुए बहुत रोती है क्योंकि नया फोन अफोर्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे वो फोन को सुखाकर ऑन कर ही रहती है, फिर सूट पहनकर ऑफिस जाती है। ऑफिस के बाहर उसे अपना एक एक्स बॉयफ्रेंड डाउचन मिलता है जो उसे कोरिया के पॉपुलर ऐप वीचैट पर ऐड करता है ताकि वो वहाँ आराम से बात कर पाए। फिर डाउचन जियांग से उसके फोन के बारे में पूछता है जो कि एप्पल का बहुत ही पुराना मॉडल था। जियांग झूठ कहती नहीं, मेरा फोन 14 प्रो है और वो ऑफिस में रखा हुआ है। इतने सालों के बाद पहली नजर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने पुराने फोन की वजह से जियांग का इंप्रेशन खराब हो जाता है। इसलिए वो उदास हो जाती है कि यार उसके सामने बेइज्जती हो गई क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जानता है कि उसके पास पुराना ही मॉडल था। खैर जब वो अपने दोस्तों के पास बैठी होती है तभी डाउचन का मैसेज आता है। वो उसे स्कूल रियूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब ये देखकर जियांग खुश हो जाती है कि एक और बार मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ जियाबाओ को खाना और टीवी एक्टर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए जियांग उसे सजेस्ट करती है तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू देना चाहिए। अगले दिन जियाबाओ जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उसे जियाओबिंग नाम की एक लड़की मिलती है जिसके पास उसके पसंद के एक्टर यूली की फोटो होती है। पूछने पर जियाओबिंग बताती है कि मैं यूली की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। ये सुनकर जियाबाओ उसे यूली की प्रीमियम किचन गिफ्ट देती है और जियाओबिंग उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। लंच के बाद बिल देने के समय जियाओबिंग बाथरूम जाने का बहाना करती है ताकि उसे बिल न देना पड़े, लेकिन जियाबाओ उसे रोककर अपने कार्ड से बिल पे कर देती है। इधर जियांग को नए फोन लेने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं, इसलिए वो अपने पास के रूम में रहने वाली एक लड़की वैंग के पास जाती है क्योंकि जियांग ने कुछ समय पहले उसको पैसे दिए थे। वैंग भी कहती है कि इस समय मेरे पास पैसे तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़े दिनों के बाद स्कॉलरशिप के पैसे आने के बाद तुम्हें दे दूंगी। यहाँ रूम में शिटू जियाबाओ को डांट रही होती है जो कि जब से वो जियाओबिंग से मिली है तब से हर वक्त सिर्फ वही बिल पे कर रही है और अब वो जियाओबिंग के कहने पर एक्टर यूली के शो के टिकट्स भी बुक कर रही है। शिटू को ये बात पसंद नहीं आती कि जियाओबिंग जियाबाओ से खर्चा करवा रही है। अगले दिन जब ये तीनों शॉपिंग करने जाती है तो जियांग देखती है कि वैंग भी नए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। इसका मतलब उसके पास अभी पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रही थी। जब जियांग उससे पैसे लेने के लिए जाती है तो वैंग गरीब होने का कहकर रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब इसमें जियांग गलत दिखाई देती है और आसपास के लोग उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। फिर शिटू और जियाबाओ जियांग को घर लेके आते हैं, उसे समझाते हैं कि तुमने जो किया वो गलत था। जियांग को भी ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि उसके अपने दोस्त वही अब उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में बाहर चले जाती है। फिर जियांग के पास उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। अब जियांग तो गुस्से में अपनी मॉम से भी ऊंची आवाज में बात करती है और कॉल ही कट कर देती है। फिर अगले दिन जियांग ऑफिस जल्दी चली जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं तो जियाबाओ जियाओबिंग और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रही होती है। तभी शिटू उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अब जब शिटू मोबाइल नेटवर्क ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वो चुपके से जियाओबिंग और उसके दोस्तों की बातों को सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि जियाओबिंग एक You're watching Daddy Drama TV, your favorite Asian drama explained in Hindi. यूली के नाम पर जियाबाओ के पैसों का फायदा उठा रही है। अब शिटू उसका टेस्ट लेने के लिए जियाबाओ के सामने उससे यूली के बारे में सवाल पूछती है जिसका वो जवाब नहीं दे पाती। इससे जियाबाओ समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मौका कहकर शिटू के साथ छुपके से भाग भी जाती है। उधर वैंग जब अपने लिए शू खरीद रही होती है तभी जियांग उससे जबरदस्ती पैसे ले लेती है और वैंग फिर से गरीब होने के बाद कहकर रोने भी लगती है। सभी जियांग का साथ देने के लिए शिटू और जियाबाओ वहाँ पर आ जाते हैं और इस बार वो उससे पैसे ले ही लेते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में जब बिल देने का समय आता है तो जियाओबिंग को बिल भरना पड़ता है। अब अगले दिन होने वाली रियूनियन पार्टी में जाकर एक्स बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए जियांग नया मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन बिना फोन लिए ही अपने दोस्तों के पास आकर डिनर करने लग जाती है। इसी बीच कॉल पर जियांग अपनी मॉम को खुशी खुशी ऑनलाइन पेमेंट कैसा करना है ये सिखाती है। बाद में डिनर का बिल भी वो देती है। इसके बाद जब तीनों हॉस्टल आते हैं तो अपनी चौथी रूममेट लियांग शॉन्ग को देखकर बड़े शॉक्ड होते हैं। ये तीनों लियांग से डरते हैं और उसके कहने पर हर रात 10:30 बजे पर लाइट बंद कर देते हैं। अगले दिन जियांग ऑफिस में हमेशा की तरह अपनी डायरेक्टर मिसेस ये को चाय देने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि उनकी जगह अब नए डायरेक्टर आ गए हैं जिनका नाम गो है।
फिर रात में जियांग शिटो को बताती है कि मुझे ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर एक रिसर्च करने का काम मिला है। शिटो उसे डेटिंग एप्स के थ्रू ब्लाइंड डेट पर जाने की एडवाइस देती है। रात भर डेटिंग ऐप पर ढूंढने के बाद सनशाइन बॉय के नाम से एक यूजर उसे डेट करने के लिए इनवाइट करता है, इसलिए वो सुबह जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाती है, जहाँ वो शिटू और जियाबाओ देखते हैं कि लियांग को उसका बॉयफ्रेंड एक महंगी कार देने के लिए आया है। इसके बाद देखते देखते लियांग अपने बॉयफ्रेंड चैन जुओ से बहुत ही नाराज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिगरेट भी पीता है। अब चैन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है, देखो आज के बाद मैं कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बार बार मनाने के बाद भी जब लियांग नहीं मानती तो आखिर में चैन उसे एक बहुत महंगा और डिजाइनर सूट गिफ्ट देता है, जिसे वो दूसरी कंट्री से लाया है। इस सूट को देखकर लियांग खुश हो जाती है। अब दूसरी तरफ जियांग सनशाइन बॉय के भेजे हुए एड्रेस पर जाती है। तब उसे पता चलता है कि सनशाइन बॉय उसी ऑफिस में काम करता है जहाँ पर वो काम करती है। अब लंच का समय हो गया है, इसलिए सनशाइन बॉय उसे मैसेज करके एक रेस्टोरेंट बुलाता है। रेस्टोरेंट में जाने पर जियांग को अंधेरे में बहुत ही अजीब वाइब आती है, इसलिए वो लाइट ऑन करने के लिए जाती है कि तभी कोई उसकी कमर को पकड़ लेता है, लेकिन जियान सीधे उसके मेन पार्ट पर जोर से लात मार देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि वो सनशाइन बॉय कोई और नहीं बल्कि उसका डायरेक्टर मिस्टर गो है। अब इस इंसिडेंट के बारे में जियांग अपने दोस्तों को बताती है तो वो उसे डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग कहती है कि मैं इस बात का फायदा उठाकर कंपनी में एज अ परमानेंट वर्कर बन सकती हूँ। अगले दिन जियांग इस बारे में मिस्टर गो से बात करती है। तब वो कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी तब तक तुम्हें ऑफिस में नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जियांग भी वादा करती है कि मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मिस्टर गो उसे अगले दिन अपने साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग लाने के लिए इनवाइट करता है और उसके लिए उसे कुछ रिपोर्ट्स बनाने का काम सौंपता है। जियांग यहाँ हॉस्टल जाने पर देखती है कि उसके पास मीटिंग में पहनने के लिए कोई अच्छा सूट नहीं है, इसलिए जियाबाओ उसे अपना सूट दे देती है। तभी वहाँ पर लैंग आती है और वो जियाबाओ के कपड़ों का मजाक बनाती है कि जी तुम्हारे कपड़े कितने भद्दे हैं। जियांग भी कह देती है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पर कपड़े लेती हो, लेकिन जियाबाओ अपने फादर के पैसों से खर्चा करती है। लियांग भी कह देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसे हैं और उसे मुझ पर पैसा खर्चा करना पसंद है, इसमें गलती क्या है। जियांग कहती है कि भले ही आज वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन कल वो तुमसे भी सुंदर लड़की के लिए तुम्हें छोड़ सकता है। अब अगले दिन जियांग मिस्टर गाओ की रिपोर्ट पढ़ने के बाद बातों ही बातों में अपने कलीग से कहती है, मिस्टर गाओ ने अनपढ़ों की तरह रिपोर्ट बनाई है, और इस बात को मिस्टर गो पीछे खड़ा होकर सुन लेता है। इसलिए वो जियांग को मीटिंग में आने तो देता है, लेकिन उसे प्रेजेंटेशन देने से मना कर देता है। मीटिंग में दूसरी कंपनी का आदमी अपने मोबाइल में वो डेटिंग ऐप ओपन करता है। तब उसे लोकेशन से पता चलता है कि सनशाइन बॉय नाम का एक यूजर ठीक उसके पास में बैठा हुआ है और उसकी उम्र 35 साल है। इस मीटिंग में मिस्टर गो एक लौता शख्स है जिसकी उम्र 35 साल है, इसलिए सभी उसके ऊपर शक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जियांग खड़े होकर कहती है कि ये अकाउंट मेरा है जो मैंने रिसर्च करने के लिए बनाया था। इससे मिस्टर गो सबके सामने अपनी बेइज्जती कराने से बच जाते हैं और वो जियांग की इस बात से खुश होकर उसे कंपनी में परमानेंट प्लेस दे देते हैं। इधर लियांग को दिखाते हैं जो चैन से वही सवाल पूछती है कि अगर तुम्हें मुझसे दूसरी सुंदर लड़की दिख गई तो क्या तुम मुझे उसके लिए छोड़ दोगे। चैन कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता। ये सुनकर लियांग बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे चैन के हाथों से सिगरेट की स्मेल आती है। लियांग कहती है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, क्योंकि तुमने वादा किया था कि सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। इस तरह कहकर लियांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो हॉस्टल पहुँचती है तभी वो एक सूट को देखती है जो टेबल पर रखा हुआ है और उस पर चाय का दाग भी लगा हुआ है। वो जियांग से इसके बारे में पूछती है। जियांग कहती है ये सूट तो जियाबाओ का है, लेकिन जियाबाओ कहती है मेरा सूट तो अलमारी में पड़ा है। इसका मतलब जियांग ने गलती से लियांग का सूट पहन लिया था। वो इस दाग को साफ करने के लिए जियांग को दे देती है कि तभी सूट से एक रिंग नीचे गिरती है, जिसे देखकर लियांग समझ जाती है कि चैन ने उसे प्रपोज करने के लिए सूट में रिंग रखी थी। फिर वो चैन के पास जाती है जो उसे एक गिफ्ट के साथ सरप्राइज करता है और उसे रिंग पहनाता है। अगले दिन जियांग ऑफिस जाकर रिजाइन कर देती है। तभी मिस्टर गो चिल्लाते हुए उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों की। जियांग कहती है मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब जियांग मिस्टर गो के टेबल पर फाइल रखने के लिए नीचे गई थी तब उसे लैपटॉप की नोटिफिकेशन से पता चलता है कि मिस्टर गो ने एक साथ बहुत सारी लड़कियों को फंसा के रखा हुआ है। इसी वजह से जियांग उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अब प्रेजेंट में आते हैं। लिफ्ट बंद होने से पहले जियांग मिस्टर गो से कहती है कि मैंने आपकी कंप्लेंट नहीं की, बल्कि मैंने तो सिर्फ आपकी वाइफ को इसके बारे में बताया था, शायद उन्होंने ही आपकी कंप्लेंट की होगी। रात को जब जियांग हॉस्टल जा रही होती है तभी वो लियांग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और तुरंत दोनों की फोटो भी खींच लेती है। अगली सुबह तीनों इस बारे में बातचीत करके डिसाइड करते हैं कि वो ये बात लियांग को नहीं बताएंगे। फिर तीनों जियाबाओ के छोटे भाई डुएन जेनू का तलवारबाजी का मैच देखने जाते हैं, जिसमें वो जीत जाता है और बढ़िया तलवारबाजी करने की वजह से उसे नेशनल टीम में शामिल कर ले जाता है। फिर जब वो हॉस्टल आते हैं तो देखते हैं लियांग अपना
अपना सामान लेकर वहाँ से जा रही है, इसलिए वो उसे रोककर आखिरी बार अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करते हैं। लंच के समय लियांग की उन तीनों के साथ अपने बॉयफ्रेंड चैन को लेकर बहस हो जाती है, यहाँ तक कि वो उन तीनों को बहुत बुरा भला भी कहती है। लियांग की बातें सुनकर जियांग से रहा नहीं जाता और वो उसे वो फोटो दिखाई देती है जो उसने खींची थी, जिससे लियांग को लगता है बहुत बड़ा झटका। इसके बाद जब लियांग चैन के साथ होती है तब वो फोटो दिखाकर उसे इसके बारे में पूछती है। इस तरह कहते हैं कि मेरे डैड ने मेरी शादी से पहले इस लड़की के साथ मेरी शादी फिक्स की थी, इसलिए मुझे इससे मिलना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी ये सब सही कर दूंगा। हालांकि लियान उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं होती। तब चैन गुस्से में कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम किस हाल में जी रही होती सोचो, आज तो मेरी वजह से इतनी ऐश कर रही हो। ये सुनकर लियांग को गुस्सा आता है और वो रिंग को गाड़ी में रख कर चली जाती है। अगले दिन जियांग को पुलिंग कैपिटल नाम की एक बहुत ही बड़ी फाइनेंस कंपनी से इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आता है। वो वहाँ जाती है तो कंपनी के बाहर एक आदमी को सामने खड़ी हुई देखती है, जो सामने खड़ी हुई वेंडी नाम की लड़की की फोटो खींच रहा है, लेकिन जियान उसको पकड़कर जमकर डांट लगाती है कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। फिर जब वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ वही आदमी इंटरव्यू ले रहा है जिसे उसने डांटा था। इस आदमी का नाम मिस्टर जो होता है और ये इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। मिस्टर जो बिना सवाल पूछे जैंग को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए जैंग कहती है कि नीचे जो हुआ आप उसके लिए मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो और एक भी सवाल पूछे बिना मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। ये सुनकर मिस्टर जोहो उसे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब जैंग को पता नहीं होता। इधर हॉस्टल में दिखाते हैं तो शिटो गेम खेल रही होती है। तभी जियाबाओ के पास अपने फेवरेट टीवी एक्टर की कंपनी से इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और जब शिटो दरवाजा खोलती है तो अपनी मॉम को देखकर होती है शॉक्ड। फिर शिटो और उसकी मॉम कार में जाके बात करते हैं। शिटो की माम उसे समझाती है कि दिन भर वीडियो गेम्स खेलने से कुछ नहीं होगा बेटा, अगर तुमने कॉलेज खत्म करने से पहले अपना करियर डिसाइड नहीं किया तो मैं तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज दूंगी। शिटो कहती है कि मैं अपना करियर गेमिंग और कॉमिक्स में बनाना चाहती हूँ माँ। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में यहाँ से चली ही जाती है कि क्या करियर बनाएगी इसमें। उधर इंटरव्यू के रिजल्ट से जियांग को पता चलता है कि मिस्टर जोहो ने वेंडी को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उससे नहीं किया। इस बारे में वो मिस्टर जोहो से बात करती है। तब वो बताता है कि वेंडी के पास जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी जॉब के लिए परफेक्ट है और सुबह मैं उसकी फोटो नहीं खींच रहा था बल्कि मेरी गाड़ी पे लगे स्केचेस की फोटो खींच रहा था। जियांग जब कहती है कि क्या आपने वेंडी को खूबसूरत होने की वजह से जॉब दी है तो मिस्टर जोहो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। अब हॉस्टल आने पर जियांग देखती है कि सुंदर चेहरे की वजह से लियांग को भी जॉब मिल गई है, तो वो और ज्यादा दुखी हो जाती है कि इसे कैसे जल्दी जॉब मिल गई। लेकिन जियाबाओ से हिम्मत देती है और फिर से कोशिश करने को कहती है। अगले दिन जियांग वापस उसी कंपनी में जाकर लिफ्ट में मिस्टर जोहो को उसके सभी सवालों का जवाब दे देती है जो उसने इंटरव्यू में पूछे थे, और फिर इन जवाब को सुनकर मिस्टर जोहो इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर जब जियांग जियाबाओ और शिटो के साथ होती है तो वो कहती है कि तुम दोनों तो अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन मेरे पास तो पैसा कमाने के लिए यही नौकरी है जो चली गई है। इतना कहने के बाद उसके पास एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जोहो की कंपनी में वो सिलेक्ट हो गई है। दूसरी तरफ जो लड़की चैन के साथ थी उससे बात करने पर लियांग को पता चलता है कि चैन और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये जानने के बाद तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रात में जब वो तीनों You're watching Daddy Drama TV, your favorite Asian drama explained in Hindi. हॉस्टल आते हैं तो देखते हैं कि रूम में चारों तरफ शराब की बोतलें पड़ी हुई है। लियांग नशे में धुत है। शिटो इस सब की फोटो देना चाहती है लेकिन जियांग मना कर देती है। फिर लियांग उन तीनों को उस लड़के की फोटो दिखाकर पूरी बात बताती है और बोलते हुए नशे में सो ही जाती है। अगली सुबह जब वो लियांग से कल रात के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने तो शराब नहीं पी थी, लेकिन हो सकता है तुम लोगों ने कोई सपना देखा होगा। अब जियांग सोचती है कि अगर कल हमने फोटो ले ली होती तो हमारे पास प्रूफ हो सकता था। इसके बाद लियांग के पास वेडिंग ड्रेस डिजाइनर का कॉल आता है और वो आज ड्रेस पिकअप करने के लिए कहते हैं। अब लियांग के जाने के बाद जियाबाओ जियांग से कॉलेज जाकर अपने भाई के साथ क्लास अटेंड करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि जियाबाओ ने आज एक बड़े होटल में मीट बॉल्स खाने का प्लान बनाया है। अब जियांग जियाबाओ की जगह उसके भाई जैन्यू के साथ कॉलेज जाती है। वहीं तक लियांग को वेडिंग ड्रेस चेक करते समय जैन के साथ बिताए हुए दिन याद आने लग जाते हैं। लियांग ड्रेस की पेमेंट करने वाली होती है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो बात करने लग जाती है। अब वो वापस आती है तो देखती है जैन और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ वेडिंग ड्रेस लेने के लिए आए हुए हैं। लियांग छुप कर उन दोनों की बातें सुन लेती है। जैन अपनी गर्लफ्रेंड से वही बातें करता है जो उसने कभी लियांग को कही थी। इसे सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। जैन के जाने के बाद ड्रेस का पेमेंट करके वो वापस आ जाती है। पहले तो वो रास्ते में ड्रेस को फेंक देती है,
लेकिन फिर उसे वापस ले लेती है। उधर जियांग कॉलेज में जेन्यू के दोस्तों को उसके बचपन के झूठे किस्से सुनाती है, जिसे सुनकर उसके दोस्त जेन्यू पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। ये बात पीछे से जेन्यू भी सुन लेता है और जियांग को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो लंच पे लेके आता है। दूसरी तरफ जियाबाओ जब मीट बॉल्स खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो टेबल न मिलने की वजह से बड़ी उदास हो जाती है। लेकिन तभी जियोंगसू नाम का लड़का खाने के लिए जियाबाओ का प्यार देखते हुए उसके साथ अपने मीट बॉल्स शेयर करता है। उसके बाद तो जियाबाओ उसके हिस्से के मीट बॉल्स भी खा लेती है, इसलिए जियोंगसू उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है। उधर जेन्यू जियांग को बड़ी बहन कहकर जबरदस्ती लंच का पेमेंट उसी से करवाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने ये पैसे नए शू लेने के लिए जमा किए हुए थे। जैसे जेन्यू के दोस्त चले जाते हैं, जियांग उसे गुस्से में मारती भी है। यहाँ शिटो जब अपनी गेमिंग टीम के साथ मैच खेलने के लिए जाती है तब वहाँ उनकी टीम में एक नया मेंबर आता है, जिसका नाम टिडू है। शिटो और टिडू की सारी चीजें एक दूसरे से मैच भी करती हैं, नाम भी, जैसे कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी क्लास भी सेम है, यहाँ तक कि उन दोनों का मोबाइल कवर भी एक जैसा होता है। अब यहाँ जियांग और जेन्यू शू लेने के लिए जाते हैं तो पैसे कम होने के कारण जियांग अपना मन पसंद शू नहीं ले पाती, फिर उसे एक सस्ता शू लेना पड़ता है। इधर जियाबाओ को जियोंगसू अपने रेस्टोरेंट में लेके जाता है, फिर उसे अपने हाथों से मीट बॉल्स बनाकर खिलाता है। दरअसल जियोंगसू को भी जियाबाओ की तरह खाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो एक प्रोफेशनल कुक बनना चाहता है, इसलिए वो जब भी फ्री होता है तो इस रेस्टोरेंट में आकर खाना बनाने में लोगों की हेल्प करता है। दोनों की पसंद एक जैसी है, इसलिए वो एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ शिटू हॉस्टल जा रही होती है तभी उसके पास टिडू का मैसेज आता है। वो कहता है क्यों ना हम गेम खेलने के साथ साथ एक दूसरे के स्टडी पार्टनर बन जाए ताकि फाइनल एग्जाम को पास करना आसान हो जाए। शिटू उसके साथ स्टडी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जियांग के साथ जियाबाओ के पास जाती है, जहाँ जियाबाओ उन दोनों को अपने नए दोस्त जियोंगसू से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो चारों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियाबाओ को कॉल से पता चलता है उसके फेवरेट एक्टर की कंपनी में फाइनली उसकी जॉब लग गई है। वो सभी इसी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी ओर यहाँ लियांग हॉस्टल आती है। वो देखती है कि चैन ने उसके सामान से भरे हुए 2 बैग वापस भेज दिए हैं। वो उन बैग को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बैग भारी होने की वजह से उसका सामान वहीं गिर जाता है और उसमें चैन और उसकी फोटो भी बाहर आती है। फोटो को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा सामान डस्टबिन के पास रखकर हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन जियाबाओ, जियांग और लियांग तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शिटू बिना काम के घर पर ही बैठी होती है। फिर ऑफिस में अपने नए कलीग से इंट्रोडक्शन के समय जियांग बहुत ही इंसल्टिंग फील करती है क्योंकि उसके सभी कलीग्स बड़े बड़े फाइनेंस कॉलेज में पढ़े हुए हैं और वो एक छोटे से कॉलेज से पास आउट हुई है। फिर पुलिंग कैपिटल की सीईओ यांग जियोरोंग उन सभी को ऑफिस का काम बताती है। दूसरी तरफ जियाबाओ ऑफिस में प्रेसिडेंट क्वाइन से मिलती है और अपनी टेबल पर काम करने लग जाती है। उधर कॉलेज में 4 सालों में पहली बार जाने पर शिटू भूल जाती है कि उसकी क्लास कौन सी है और वो किसी दूसरी क्लास में चली जाती है, लेकिन टिडो उसे मैसेज करके सही जगह बुला लेता है। दोनों पढ़ाई शुरू करने से पहले गेम भी खेलने लग जाते हैं। वही पुलिंग कैपिटल में सीईओ लॉटरी सिस्टम से उन सभी को अलग अलग टीम में डिवाइड करती है। जियांग के पास सबसे अच्छी टीम की लॉटरी टिकट आती है, लेकिन जब उसका कलीग रिक्वेस्ट करता है तो वो उसके साथ लॉटरी टिकट को एक्सचेंज कर लेती है। लियांग को ऑफिस में एचआर डांटती है क्योंकि उसने सही तरह से रिपोर्ट नहीं बनाई होती है। वो उसे दोबारा रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। लियांग को फिर उसके कलीग समझाती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें नौकरी करने की जगह सोशल मीडिया पर चल रहे ब्यूटी ब्लॉगर के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। अपने कलीग की बात मानकर लियांग वीडियो शूट करने के लिए एक कैफे में चली जाती है। उधर जियांग और उसकी टीम को मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है और ये भी डिसाइड करना होता है कि ग्रुप का लीडर कौन होगा। पहले तो जियांग के दोनों टीम मेंबर्स में लीडर बनने को लेकर बहुत बहस भी होती है, लेकिन जियांग कहती है मैं प्रेसिडेंट जोहो को इंटरव्यू के पहले पर्सनली जानती हूँ, तो वो अपनी टीम की लीडर बनती है। साथ ही जब जियांग उन दोनों को प्रेजेंटेशन के पॉइंट बता रही होती है तो दूसरी टीम के लीडर उसकी बातों को सुन लेती है। यहाँ दिखाते हैं तो कॉल पर बात करते हुए जियाबाओ के ऑफिस का प्रेसिडेंट उसकी डायरी पर नंबर लिखने लगता है, जिसे देखकर जियाबाओ उदास हो जाती है क्योंकि इस डायरी पर जियाबाओ ने अपने सभी फेवरेट एक्टर के ऑटोग्राफ कलेक्ट करके रखे हुए थे। जियाबाओ इस बारे में जियांग को मैसेज करके बताती है, लेकिन गलती से ये मैसेज कंपनी के ग्रुप्स में सेंड हो जाता है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या किया तुमने। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उसको घूरता है। अब स्टाफ से सॉरी मांगने के लिए वो सभी को इम्प्रेस करने के लिए स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करती है, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी सबके लिए कॉफी ऑर्डर की होती है, इसलिए सभी को प्रेसिडेंट की मंगाई हुई कॉफी ही पीनी पड़ती है और जियाबाओ की कॉफी को कोई हाथ भी नहीं लगाता। उधर लियांग को दिखाते हैं तो ये देखकर वो उदास हो जाती है कि कंपटीशन में उसके वीडियो को सबसे ज्यादा डिसलाइक मिले हैं। उसकी कलीग उसे एक दूसरे ब्लॉगर का वीडियो दिखाकर समझाती है कि तुम्हें भी अपने वीडियो को इस तरह से बनाना चाहिए। यहाँ शिटो के पास पढ़ने के लिए एक किताब भी नहीं होती, इसलिए वो टिडो के साथ नई किताबों की शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहीं पुलिंग कैपिटल में प्रेजेंटेशन देते समय दूसरी टीम की लीडर वही पॉइंट्स यूज करती है जो जियांग ने अपनी टीम को बताए थे। जियांग की टीम का प्रेजेंटेशन थोड़ी देर बाद होने वाला होता है, इसलिए उनको नए पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं।
दूसरी तरफ दिखाते हैं तो शॉपिंग करके वापस आते समय शिटू जिस बस में होती है उस बस में लियांग भी होती है और वो अपना वीडियो शूट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि एक अनजान लड़का शिटू के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, इसलिए वो शिटू का साथ देते हुए उस लड़के को सबक सिखाने का फैसला करती है और पुलिस को कॉल कर देती है। साथ ही वीडियो के प्रूफ से पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। शिटू उसे मदद के लिए थैंक कहती है। उधर पुणे कैपिटल में जियांग एन मौके पर प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती है और फिर उसके की पॉइंट्स को देखने के बाद जियांग के ग्रुप को इस प्रेजेंटेशन की विनर अनाउंस कर दिया जाता है। इससे जियांग और उसकी टीम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर रात में चारों अपने काम से आकर एक साथ डिनर करते हैं। शिटू को लियांग के केयर करता हुआ देखकर जियांग और जियाबाओ बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। शिटू उन्हें बस में हुए इंसिडेंट के बारे में नहीं बताती। फिर सभी बात करते हुए डिनर एंजॉय करते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये पहले 5 एपिसोड खत्म होते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 6 से 10 तक। तो एपिसोड की शुरुआत जैंग के ऑफिस जाने से होती है। उसे पता चलता है कि उसने जो टास्क जीता था उसकी वजह से उसे रॉन्ग की टीम में शामिल किया गया है, जो कि इस कंपनी की सबसे पुरानी और काबिल एम्प्लॉय है। जैन जब वॉशरूम जाती है तभी उसे वेंडी बताती है कि रॉन्ग जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से उसका ऑफिस के कामों में ध्यान ही नहीं है, इसलिए कंपनी ने उसे बड़े और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स देना बंद कर दिया है। ये जानकर जियांग थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर जब वो रॉन्ग के पास जाती है तो वो उसे ढेर सारे ईमेल से कुछ जरूरी कंपनीज के बिजनेस की समरी तैयार करने को कहती है। अब जियांग भी सभी ईमेल्स को पढ़ने लग जाती है। ऑफिस का पूरा स्टाफ जा चुका होता है, लेकिन जियांग का काम खत्म नहीं हो रहा होता है। रात को देरी से काम पूरा करके जियांग हॉस्टल लौट आती है। तभी उसे अपने पास के रूम में रहने वाली लड़की वो वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें लियांग ने शिटू को बस में हरासमेंट से बचाया था। फिर वो शिटू को एक क्लिप दिखाती है। लियांग कहती है कि मैंने ही इस वीडियो को शूट करके ऑनलाइन अपलोड किया है ताकि इसे देखने के बाद लड़कियों को बुरे लोगों के साथ लड़ने में हिम्मत आ पाए। लेकिन शिटू पता नहीं उसे वीडियो डिलीट करने को क्यों कहती है, लेकिन जियांग तो बीच में अड़ जाती है और जियाबाओ को You're watching Daddy Drama TV, your favorite Asian drama explained in Hindi. वीडियो डिलीट करने ही नहीं देती। वो चाहती है कि लड़कों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, मतलब जो इस तरह का काम करते हैं वही लड़के। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जियाबाओ को उसका प्रेसिडेंट एक एक्ट्रेस का असिस्टेंट बनाकर बिजनेस ट्रिप पर भेजता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट को लगता है कि जियाबाओ इस एक्ट्रेस के खराब बिहेवियर से परेशान होकर नौकरी जल्दी छोड़ देगी। उधर जियाबाओ के भाई को नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला है, लेकिन कोच ने उसकी जगह ये मौका दे दिया है मोजी नाम के एक दूसरे लड़के को, जो जेन्यू से भी ज्यादा समय से तलवारबाजी कर रहा है। लेकिन फिर भी जेन्यू उससे अच्छी तलवारबाजी करता है, इसलिए अब जेन्यू उसे चैलेंज देता है और कहता है कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही नेशनल टीम में खेलेगा। इस मुकाबले को जेन्यू जीतता है, लेकिन फिर भी कोच उसकी जगह मोजी को ही सिलेक्ट करता है। बेचारा जेन्यू बहुत ही उदास हो जाता है कि क्या किस्मत है मेरी। अगले दिन लियांग के ऑफिस में सभी को उस वीडियो के बारे में पता चल जाता है जिसमें लियांग ने उस लड़के को पकड़वाया था, और इसी वीडियो की वजह से लियांग के बॉस को एक बहुत बड़ी डील मिल जाती है। फिर लियांग देखती है कि उसका वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, उस पर भर भर के कमेंट्स आने लग जाते हैं। उधर जियाबाओ को उसके कलीग से पता चलता है कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में शिटू को लोग बहुत ही बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि लियांग ने गलती से उसे इस तरह से एडिट कर दिया था कि उसमें ऐसा लग रहा है कि शिटू उस लड़के के सामने कुछ भी नहीं बोल रही और चुपचाप खड़ी है। खैर, तभी जियाबाओ के प्रेसिडेंट के पास वो एक्टर क्वेंग आकर कहती है, आगे से जियाबाओ ही मेरी असिस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना। ये सुनकर प्रेसिडेंट होता है शॉक, क्योंकि उसे तो लगा था कि जियाबाओ की खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक्ट्रेस उससे नाराज हो जाएगी। अब यहाँ जियांग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत शिटू के पास जाने लग जाती है, लेकिन तभी रॉन्ग उसे रोक कर कहती है कि पूरा काम करके ही जाना। एक तरफ शिटू को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा होता है, वहीं लियांग को उसकी बहादुरी और सुंदर चेहरे की वजह से लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, और साथ ही उसे बहुत सारी कंपनी से कोलैबोरेशन करने के लिए और फेस मॉडल बनने की रिक्वेस्ट आई जा रही है। यहाँ जियांग अपना काम खत्म करके लियांग के ऑफिस जाती है और उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। लियांग कहती है कि पहली बात, मैंने तुम्हारे कहने से वीडियो नहीं बनाई, और इसके वायरल होने के बाद मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, इसलिए मैं इसे डिलीट नहीं करूंगी। उधर शिटू को भी पता चल चुका है कि उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, लेकिन उसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल रखती है। दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में मोजी, भले ही मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन स्किल के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे हो यार, इसलिए मैंने कोच से बात करके मेरी जगह तुम्हें नेशनल टीम में भेजने का डिसाइड किया है। अब रात को लियांग देखती है कि सबके सो जाने के बाद शिटू उस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स को पढ़ रही है जिसमें उसे गालियां मिल रही है। अगले दिन लियांग को उसके वायरल वीडियो की वजह से 5000 येन के बदले एक कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का ऑफर मिलता है, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उधर शिटू के हरासमेंट का वीडियो उसकी मॉम देख लेती है और अपने एम्प्लॉय को भेजकर शिटू को तुरंत ऑफिस बुलाती है, लेकिन तब तक वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने के लिए चले जाती है। शिटू आने पर मॉम के कंप्यूटर पर देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए
ऐसे कपड़े ऑर्डर किए हैं जिनसे पूरी बॉडी कवर रहती है। इसी बीच उसकी माँ भी आ जाती है। शिटू उनसे इसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हम बुरे लोगों को तो नहीं रोक सकते, इसलिए हमें खुद की सेफ्टी के लिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि बेटे छोटे ना हो। शिटू जी सुनकर बहुत उदास हो जाती है कि मैं अब लोगों की वजह से अपने कपड़े पहनने का शौक चेंज क्यों करूं। शिटू को तो लगा था कि वीडियो के बारे में पता चलने पर उसकी माँ उसे इमोशनल सपोर्ट देगी, लेकिन वो उल्टा उसकी गलती निकाल रही है। शिटू तो नाराज होकर वहाँ से सीधे चली आ जाती है। उधर पुनिंग कैपिटल में रॉन्ग प्रेगनेंसी की वजह से कुछ दिन के बाद छुट्टी लेने वाली है ऑफिस से, इसलिए उसकी जगह पर एक जूडी का अपॉइंट करने वाले हैं। यंग और जूडी पहले दिन एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये बात प्रेसिडेंट जोहो को पसंद ही नहीं आती। कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट जोहो जियांग को बुलाकर कहता है कि तुमने जिस कंपनी के फाइल की समरी बनाकर रॉन्ग को दी थी वो 2 साल पहले ही बैंकरप्ट हो गई है। जोहो उसे वार्निंग देता है कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होने चाहिए, समझी। उधर जियाबाओ अपनी एक्ट्रेस क्वेंग को खुश करने के लिए बिजनेस ट्रिप में फर्स्ट क्लास की प्लेन टिकट बुक करवाती है। उसे 5 स्टार होटल में डिनर करवाती है, फिर स्पा और ऑयल मसाज भी करवाती है, ताकि वो इसके बदले सोशल मीडिया पर क्वेंग से शिटो के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट करवा सके। पहले तो क्वेंग इसके लिए मना कर देती है, लेकिन जियाबाओ के रिक्वेस्ट करने पर वो इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। दूसरी ओर शिटो को उसके सभी गेमिंग ग्रुप से निकाल दिया जाता है और जब वो गेमिंग एरिया में जाती है तो देखती है कि टिटाओ के अलावा बाकी सब उसे छोड़कर चले गए हैं। ये बात शिटो को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो बेचारी चली जाती है वहाँ से। इसके बाद शॉपिंग करते समय जियाबाओ देखती है कि क्वेंग ने वीडियो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें वो लियांग का सपोर्ट और शिटो को क्रिटिसाइज कर रही है। जियाबाओ ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। रात को शिटो जब हॉस्टल आती है तब उसने अपने बालों का कलर पिंक किया हुआ होता है। जियाबाओ उसके बारे में पूछती है तो वो उस पर चिल्लाते हुए सोने के लिए चली जाती है, मतलब कुछ नहीं कहती। अगली सुबह शिटो के रूम से जाने के बाद जियांग जियाबाओ से कहती है कि भले बाहर ऐसा लगता है कि शिटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो पक्का है कि अंदर ही अंदर ये बात उसके दिमाग को खाई जा रही है। इसके बाद लाइब्रेरी में एक लड़का चुपके से शिटो के बालों की फोटो खींचकर उसे अपलोड कर देता है। फिर टिटाओ वहाँ आता है तो शिटो उसे अपने पास नहीं बैठने देती। कुछ देर के बाद सारी क्लास को सोशल मीडिया पर ये फोटो दिखाई देती है तो वो शिटो को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। टिटाओ को तो इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को डांट कर उसके मोबाइल से फोटो को डिलीट करवा देता है। अब टिटाओ शिटो को बाहर लाकर उसको एक कार्ड देता है जिससे वो खुश हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो लियांग ब्रांड के लिए फोटो शूट करवा रही है, तभी ब्रांड मैनेजर बातों ही बातों में उस वीडियो को लेकर शिटो की बुराई करने लगता है, जिसे सुनकर लियांग को काफी गुस्सा भी आता है। वो मैनेजर से काम करने के लिए मना कर देती है और मैनेजर कहता है कि अगर तुम बीच में फोटो शूट छोड़कर चली गई तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 10,000 येन देने पड़ेंगे। लियांग फिर पैसे देने के लिए मान जाती है। अब रात में शिटो टिटाओ ने जो कार्ड दिया था उसको देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है, यानी कि अब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। उधर लियांग को भी समझ में आ गया है कि उसके वीडियो की वजह से शिटो को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो इस बारे में अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी भी उसे अपनी गलती मानने की एडवाइस देती है। अब यहाँ शिटो जहाँ भी बाहर जाती है उसे ऐसा ही लगता है कि सभी लोग उसे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। इस कारण वो उदास होकर जब वापस हॉस्टल आती है तो देखती है कि जियाबाओ और जैंग ने उसे कंपनी देने के लिए बालों पर पिंक कलर की विग पहन ली है। अपने दोस्तों का प्यार देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी ओर ज़ेन्यो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है। फिर कोच उसे मैच होने तक आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन जियांग शिटो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, ना ही वो उसका फोन उठाती है। इसलिए जियांग, जियाबाओ और लियांग उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढते हैं, लेकिन शिटो तो टिटाओ के साथ ज़ेन्यो का तलवारबाजी का मैच देखने के लिए आई है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो जियांग के मिस्ड कॉल को देखकर वापस उसे कॉल करके बता देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद लियांग देखती है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 700 येन है और 10,000 येन की पेनल्टी भी भरनी है, लेकिन वो अपनी पहली वाली नौकरी छोड़ चुकी है और अब वो पैसे कमाने के लिए शॉपिंग मॉल में सामान बेचने का काम करती है। काम खत्म होने के बाद लियांग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप से अलग अलग तरह के लिपस्टिक को ट्राई करने के बहाने उनकी फोटो खींचकर अपने पेज पर डाल देती है, जिससे उसके फॉलोवर्स बढ़े। हर कोई यही कर रहा है आजकल। उधर जियाबाओ और जियांग जाकर बस कंपनी के ऑफिस से उस दिन एक्सीडेंट का ओरिजिनल वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि शिटो लियांग का सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं। फिर रात को 12 बजे शिटो और जियाबाओ जियांग को बर्थडे विश करते हैं। अब अगले दिन जियांग को बेकरी में फ्री में बर्थडे केक दिया जाता है, जिसे वो ऑफिस के फ्रिज में रख लेती है। फिर उसे पता चलता है कि आज रॉम का भी बर्थडे है। इधर जियाबाओ को प्रेसिडेंट डांटता है क्योंकि उसने क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से अब कंपनी के साथ काम करने वाली सभी एक्ट्रेस इस तरह के ट्रीटमेंट की डिमांड करने लगी है। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट मिला है उसका खर्चा कौन भरेगा।
जियाबाओ कहती है वो तो मैंने ऑलरेडी खुद मेरे पैसों से भर दिया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है, क्योंकि जितनी जियाबाओ की 1 महीने की सैलरी है उससे भी ज्यादा उसने एक दिन में खर्च किया है। दरअसल जियाबाओ का फैमिली बैकअप बहुत अमीर है, मतलब उसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और इस तरह वो बहुत उड़ाती है पैसे। इसके बाद जियाबाओ ऑफिस के काम से मॉल जाती है तो वो लियांग को देखती है जो लिपस्टिक बिना खरीदे ही यूज कर रही है, और इसका वीडियो जियाबाओ बना लेती है और इसको बनाकर सीधे जियांग को भेज देती है। हाँ, दोस्त करते ही ऐसा है। अब लंच टाइम होने पर जियांग देखती है कि प्रेसिडेंट जोहो उसका केक खा रहा है, इसलिए वो उसे कहती है ये मेरा बर्थडे केक है। तो जोहो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब जब वो अपने केबिन में पहुँचता है तो देखता है कि उसका केक वहाँ रखा हुआ है जो सुहेन खा रहा है, इसलिए वो उसे कहता है कि बेटा आगे ऐसा करने से पहले बता देना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। अब उधर जियांग लियांग को ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो लिपस्टिक वाला वीडियो पोस्ट कर दूंगी, तुम्हें काम करना होगा, तुम्हें वो बस वाला जो एक्सीडेंट था उसकी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करनी होगी, समझी। और उसके बिना कुछ कहे लियांग वीडियो अपलोड करने के लिए मान जाती है। अब जियांग जब वापस ऑफिस जाती है तभी रोंग उसे बर्थडे विश करती है और गिफ्ट देकर केक कट करती है। अब यहाँ जोहो रोंग और जूडी से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान सुनता है, और जब उसे पता चलता है कि रोंग का प्लान जियांग ने बनाया है तो वो उसे ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देता है। अब जूडी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे भी ये प्रोजेक्ट चाहिए था। हॉस्टल जाने पर जियांग और जियाबाओ शिटो को बताते हैं कि लियांग की वीडियो डालने के बाद जो लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे थे वो अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने भी तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो पोस्ट किए हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए तीनों ज़ेन्यू के साथ जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। उधर लियांग अपने क्रेडिट कार्ड से ब्यूटी कंपनी के मैनेजर को 10,000 येन की पेनल्टी चुका देती है। अगले दिन जियांग, जियाबाओ और शिटो ज़ेन्यू के नेशनल टूर्नामेंट के मैच को देखने के लिए जाते हैं। पहले तो ज़ेन्यू बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और इस मैच को जीतने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट राउंड में उसके हाथ पर जोर से तलवार लग जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो लास्ट राउंड में हार जाता है। अगले दिन देखते हैं कि जियांग की मॉम शादी अटेंड करने के लिए इस शहर में आई हुई है और वो जियांग के लिए गुची का बैग लेकर आती है, जिसको देखकर जियांग बहुत खुश होती है। जब वो हॉस्टल में आती है तो देखती है जियाबाओ के पास भी सेम बैग है जो उसने अपनी दोस्त की शॉप से खरीदा था। अब शिटो वहाँ पर आती है और कहती है मेरी मॉम ने भी एक बैग भेजा है, लेकिन उसमें सिर्फ किताबें भरी हुई है। अगले दिन ऑफिस में जियाबाओ का बैग देखकर सभी उसे रिच डॉक्टर कहते हैं, इसलिए जियाबाओ अपना बैग ही नीचे रख लेती है। उधर जियांग अपने नए बैग के साथ You're watching Daddy Drama TV, your favorite Asian drama explained in Hindi. फोटो ले रही होती है, तभी वहाँ पर रोंग आकर बताती है कि जियांग पहली इंटर्न है जिसका प्लान पास हो गया है और उसे प्रोजेक्ट मोसे के लिए प्रेसिडेंट ली से मीटिंग में मेरे साथ जाना होगा। दूसरी तरफ लियांग को उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर एक लड़के को दे दिया है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, इसलिए एक बार तुम उससे मिल लो और आगे तुम्हें वो पसंद आ जाए तो डेट कर लेना। वहीं जियांग मीटिंग करने के लिए रोंग का वेट कर रही होती है, लेकिन रोंग चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई है और उसे वापस आने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए जियांग रोंग के नाम से प्रेसिडेंट ली से मीटिंग करती है और कैसे भी करके उसे डील करने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। उधर जियाबाओ अपने कलीग को झूठ कहती है कि मेरा बैग ओरिजिनल नहीं है, फिर वो उनकी तरह नॉर्मल दिखने के लिए साइकिल भी चलाती है। यहाँ जियांग के काम से रोंग बहुत ही खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अब अगले दिन जियांग अपनी मॉम के पास जाती है जो एक पुरानी होटल में रुकी हुई है। शादी में जाते समय जियांग को उसकी आंटी मिलती है जिसका नाम सन होता है। उसके सामने जियांग की मॉम ऐसे दिखावा करती है जैसे वो खानदानी अमीर हो, और इसमें जियांग भी उनका साथ देने के लिए अपने गुची के बैग से शो ऑफ करती है। फिर हॉस्टल आने के बाद जियांग अपने और जियाबाओ के बैग को ध्यान से देखती है, तब उससे पता चलता है कि दोनों बैग में स्ट्रैप का कलर अलग अलग है, यानी कि इनमें से कोई एक बैग तो नकली है। जियाबाओ तो बहुत ही अमीर है, इसलिए वो हमेशा ओरिजिनल चीजें खरीदती है, इसलिए जियांग को लगता है कि उसकी मॉम ने उसे खुश करने के लिए नकली गुची का बैग लिया है। अब जियांग जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर बताती है कि ज़ेन्यू के हाथ की सर्जरी होने वाली है, इसलिए वो आगे से तलवारबाजी नहीं कर सकता। जियांग अंदर जाके ज़ेन्यू से कहती है तुम उदास मत हो, भले तुम राइट हैंड से तलवारबाजी नहीं कर सकते, लेकिन तुम लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हो। ज़ेन्यू उस वक्त बहुत ही उदास होता है, इसलिए वो जियांग को जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसका बात करने का मन नहीं है। फिर जियांग ऑफिस जाती है तो जूडी बताता है प्रेसिडेंट ली ने डील करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें पता चला है कि उस दिन रोंग की जगह तुम मीटिंग कर रही थी। अब अगले दिन जियांग जब मॉम को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है तब वो कहती है मॉम आप अगर ओरिजिनल बैग अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो डुप्लीकेट बैग देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैंने ये बैग गुची के शोरूम से ही लिया है बेटा, तो ये नकली नहीं हो सकता। उदास मन के साथ जियांग उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ जाती है। उधर शिटू जब अपनी मॉम की भेजी हुई किताबों को पढ़ती है तो उसे किताब में जगह जगह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हुए दिखाई देते हैं। वो राइटिंग देखकर समझ जाती है कि
उसकी मॉम में ही पॉइंट को लेकर हाईलाइट किया है ताकि बेटी को आसानी से समझ में आ जाए। अब शिटू ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि उसकी मॉम उसकी कितनी परवाह करती है। फिर वो मॉम से मिलने के लिए घर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है। इस वजह से वो वापस हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट जोहो जियांग और रोंग को उनकी गलती के बारे में पूछने के लिए बुलाता है। तब रोंग सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और जियांग को बचा लेती है। फिर जियांग के पूछने पर रोंग कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपने होने वाले बच्चे के लिए ही किया है। उधर लियांग के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि तुम्हें उस लड़के से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो तब शादी कर सकती हो बेटी। फिर जियाबाओ जियांग को बताती है मेरे दोस्त को पुलिस पकड़ कर लेके चली गई है क्योंकि वो असली के नाम से नकली गुची बैग बेचता था, यानी कि जियाबाओ का बैग नकली है और जियांग को समझ में आ जाता है कि उसके पास जो बैग है वो असली है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बात करके उनसे माफी भी मांगती है कि मॉम सॉरी। उसकी मॉम कहती है मैं नया अपार्टमेंट लेने के लिए अब नाइट ड्यूटी करने वाले हूँ। अपनी मॉम का प्यार देखकर जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में प्रेसिडेंट जोहो और रोंग माफी मांगने के लिए प्रेसिडेंट ली के ऑफिस में जाते हैं, लेकिन ली फिर भी नहीं मानता। उधर ऑफिस में जुड़ी जैंग को कहती है तो मैं खुद जाकर प्रेसिडेंट ली से माफी मांगकर उस दिन जो भी हुआ उसे समझाना चाहिए। अब जियांग ली से मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाहर इंतजार करती है, लेकिन वो उससे बिना बात किए चले जाते हैं। अब यहाँ जियांग अपनी प्रॉब्लम जैन्यू को बताती है, उससे वो कार भी मांगती है। जैन्यू कार देने के लिए मान जाता है। फिर दोनों आपस में प्रॉमिस करते हैं अगर जियांग प्रेसिडेंट ली को मनाने में कामयाब हो जाती है तो जैन्यू फिर से तलवारबाजी करना शुरू कर देगा। यहाँ शिटो कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर चले जाती है, जहाँ डिनर के समय उसकी मॉम उससे टिडाओ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेती है। फिर उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के कॉल आने पर बाहर चले जाती है। शिटो अपने पुराने गेमिंग कंसोल से खेलने लगती है जो शिटो को उसके डैड ने गिफ्ट किया था, लेकिन पुराना होने की वजह से वो अब सही तरीके से काम नहीं करता। शिटो इस गेमिंग कंसोल की जगह नया नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ये उसके दिल के बहुत ही करीब है। दूसरी ओर एक्ट्रेस क्वेन जेबाओ से कहती है मुझे मीट बॉल्स खाने हैं। जेबाओ देखती है कि किसी भी ऑनलाइन साइट्स पर मीट बॉल्स अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए वो जियोंग को कॉल करके मीट बॉल्स मंगा लेती है। अगले दिन जियांग जैन्यू के साथ कार में प्रेसिडेंट ली को अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए पूरे दिन उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करते। रात को जब ली अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तभी ली के दोस्त उसे ज्यादा शराब लाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन ली ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी चुका होता है, इसलिए जियांग उसकी ड्रिंक्स खुद पी लेती है ताकि वो उसके दोस्तों को खुश कर पाए। अब बाहर जाते समय ली जियांग से पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। जियांग को नशे में धुत देखकर ली तो जाने ही लगता है। अब जैन्यू जोर से जियांग को थप्पड़ मारता है जिससे वो होश में आ जाती है। फिर वो नशे की हालत में कैसे भी करके ली को एक्सप्लेन कर देती है। इसके बाद ली कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका देने के बारे में जरूर सोच कर बताऊंगा। अगले दिन शिटो को उसका गेमिंग कंसोल कहीं पर मिल नहीं रहा होता है। फिर एक सर्वेंट उसे बताती है कि मैंने आपकी मॉम के कहने पर घर से सारा पुराना सामान फेंक दिया है। शिटो उदास हो जाती है क्योंकि ये आखिरी चीज थी उसके पापा की। उधर जियांग ली को जोहो के पास जाते हुए देखते हैं और ये बात वो जैन्यू को बताती है। जैन्यू भी अपने वादे को पूरा करने के लिए नई तलवार लेने के लिए जाता है। मीटिंग में ली जोहो के साथ एक डील तय कर लेता है। अब ली के जाने के बाद जोहो रोंग को बुलाकर उसे कंपनी से छुट्टी देने के बहाने निकाल देता है क्योंकि उसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बाहर वेंडी जैंग को बताती है कि प्रेसिडेंट ली के बेटे का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन यहाँ किसी भी स्कूल ने उनका एडमिशन नहीं किया, इसलिए जोहो ने स्कूल वालों से बात करके उसका एडमिशन करवाया। इसी वजह से जोहो और ली दोस्त बन गए और उन्होंने डील फाइनल कर ली। उधर प्रेसिडेंट जोहो जूडी को भी कंपनी से निकाल देता है क्योंकि जूडी ने ही प्रेसिडेंट ली को मेल करके जियांग के बारे में बताया था। लूसी और शिटू जब अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है तब उसकी मॉम उसे वही पुराना गेमिंग कंसोल देती है जो उन्होंने रिपेयर करने के लिए भेजा था। अपने डैडी के दिए हुए गेमिंग कंसोल को देखकर शिटू बड़ी खुश होती है। खाना बीच में ही छोड़कर उससे खेलने लगती है। उसकी मॉम भी उसके साथ खेलती है। काफी अच्छा माहौल हो जाता है। रात को यहाँ डिनर करते समय जैन्यू जैंग को अपनी नई तलवार दिखाता है जो उसने अपने लेफ्ट हैंड के लिए बनवाई है। फिर जियांग कहती है कि मैंने जियाबाओ को तुम्हारे हाथ के बारे में बता दिया है। ये सुनकर जैन्यू उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो अब टेंशन करेंगे, लेकिन जियाबाओ आ जाती है और जोर जोर से रोते हुए ड्रामा करती है। जियांग मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन जियाबाओ जब ऑफिस जाती है तब प्रेसिडेंट क्वेन उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसने एक्ट्रेस क्वेन को जो मीटबॉल्स खिलाए थे उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पर रैशेस हो गए हैं और वो अब 3 हफ्तों तक शूट नहीं कर सकती। को एक इन्फ्लुएंसर लीला अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। रियांग वहाँ जाकर पार्टी एंजॉय करती है और इन्फ्लुएंसर के साथ फोटो क्लिक करवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करती है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 11 से 15 तक। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नौकरी से निकाले जाने के बाद जियाबाओ अगले दिन सुबह होने पर
बियर पीने लग जाती है। फिर उसका साथ देने के लिए शिटो भी आ जाती है। जियाबाओ बताती है कि थोड़े दिन बाद मेरे फेवरेट एक्टर यूली का कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन उस कॉन्सर्ट की टिकटें बिक चुकी है। पर ये बियर कंपनी कुछ लकी विनर के लिए टिकट्स देने वाली है, इसलिए मैं बियर के कैन पर लगे QR कोड को स्कैन कर रही हूँ ताकि मुझे कॉन्सर्ट की टिकट मिल पाए। उधर ऑफिस में जियांग का कलीग उसे बताता है You're watching Daddy Drama TV, your favorite Asian drama explained in Hindi. कि रोंग के चले जाने के बाद अब प्रोजेक्ट मॉसिक को डॉक्टर चैन हैंडल करने वाला है। वो इतने काबिल हैं कि कंपनी के लोग उन्हें जूनियर जोहो भी कहते हैं और अब जैंग भी उनके अंडर ही काम करने वाली है। दूसरी तरफ ढेर सारे कैन खाली करने के बाद फाइनली जियाबाओ कॉन्सर्ट की टिकट जीत जाती है। इसके बाद देखते हैं कि पुलिंग कैपिटल में भले ही 2 प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सारा कामकाज मिस्टर जोहो संभालते हैं, क्योंकि सुहेंग तो दिन भर गेम खेलता रहता है। वहीं जब एक बिजनेस ट्रिप के लिए जोहो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है तो वो अपनी जगह पर जियांग को उसके साथ अपॉइंट कर देता है। उधर लियांग को इलिया एक लिपस्टिक एड का ऑफर देती है और उसे एड के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। यहाँ लाइब्रेरी में टिडाओ शिटो को पढ़ाई करता हुआ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से बिना गेम खेले हुए सिर्फ पढ़ाई कर रही है। टिडाओ उसे घूमने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और मना कर देती है। अगले दिन जियांग और जोहो बिजनेस ट्रिप के लिए बेजिंग शहर जाते हैं, जहाँ वो एक 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं। जियांग पहली बार इतनी महंगी होटल का रूम देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जोहो उसे कहता है कि तुम्हारा रूम पास वाले सस्ते होटल में बुक किया हुआ है। ये सुनकर उसकी सारी खुशी चली जाती है। रात को ये दोनों वंडरफुल शॉप नाम के कंपनी के CEO, इसका नाम डाली है, उसके साथ मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए जोहो को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन डाली इस जगह को चूज करने के लिए जियांग की तारीफ करती है। डाली एक यंग एज गर्ल है और वो रेस्टोरेंट के सभी हॉट और हैंडसम आदमियों को देखकर उन्हें 10 में से रेटिंग देती है। वो जोहो को 5.6 की रेटिंग देती है। जब जोहो उससे बिजनेस के बारे में बात करने लगता है, वो कहती है कि खाने के समय सिर्फ हॉट लड़कों की बात करनी चाहिए बस। अब जियांग उससे दोस्ती करने के लिए जेन्यू की फोटो दिखाती है और उसे देखते ही डाली हो जाती है इम्प्रेस। उधर लियांग जब इलिया से प्रपोजल के बारे में बात कर रही होती है तो जियाबाओ उसकी बात सुन लेती है और कॉल कट होने के बाद वो लियांग से कहती है, तुम्हें अपने प्रपोजल आइडिया पर कॉपीराइट वाटरमार्क लगा देना चाहिए ताकि इलिया बिना परमिशन के ऐसे यूज न करे। लेकिन लियांग कहती है कि इलिया मेरी दोस्त है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। दूसरी तरफ डिनर के बाद दिखाते हैं तो डाली उन दोनों को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब जियांग डाली की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है, इसलिए जोहो जियांग को कुछ सवाल बताता है जिसका जवाब उसे डाली से बातों ही बातों में निकालना होता है। वहीं हॉस्टल में शिटो पहले अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड जाहो के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर उनके लेक्चर सेशन में जाती है। जाहो की स्पीच सुनने के बाद शिटो उसको 1 स्टार देती है। उधर लियांग का प्रपोजल इलिया को पसंद नहीं आता और वो उसे दूसरा प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। कुछ घंटों तक यहाँ लेक्चर सुनने के बाद शिटो जाहो से पूछती है कि आप अपने पार्टनर को कैसे खुश रखेंगे। इस सवाल पर जाहो जो जवाब देता है उसे सुनकर शिटो को बिलीव हो जाता है कि उसकी मॉम के लिए जाहो बेस्ट है और इसलिए वो उसे 5 स्टार देती है। लेक्चर खत्म होने के बाद टिडाओ वहाँ पर रेनकोट लेकर आता है, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। दोनों एक जैसे कोट पहनकर बारिश में नाचते हुए जाते हैं। उधर जियांग ड्रिंक करते हुए डाली से जोहो के बताए हुए सवालों के सारे जवाब निकाल रही होती है, लेकिन जोहो इन दोनों से परेशान होकर सो ही जाता है। पार्टी के बाद जोहो नशे में धुत जियांग को अपने रूम में सुला देता है और जब जियांग की आंख खुलती है तो जोहो उस पर कंबल फेंक कर चला जाता है। अगले दिन यहाँ लियांग को पता चलता है कि इलिया ने उसके प्रपोजल आइडिया को चुराकर लिपस्टिक कंपनी के साथ एड शूट कर लिया है और वो भी उससे परमिशन लिए बिना। हाँ, उधर डाली के ऑफिस जाते समय जोहो जियांग से उसके सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन नशे में होने के कारण जियांग को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर ऑफिस पहुँचने पर वो देखते हैं कि डाली ने सिर्फ हैंडसम लड़कों को काम पर रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसका मार्केटिंग मैनेजर भी बहुत हैंडसम होता है। जोहो देखता है कि डाली अपने मैनेजर को बिना किसी एप्लीकेशन की छुट्टी दे रही है, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ लियांग इलिया से प्रपोजल कॉपी करने की शिकायत करती है। तब इलिया उसे इस प्रपोजल के बदले यूली के कॉन्सर्ट की टिकट देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी परछाई बनकर इस तरह प्रपोजल लिखती रहोगी तो मैं तुम्हें अपने कमाई का 20% दूंगी। लेकिन लियांग उसके इस जॉब ऑफर को ठुकरा देती है और प्रपोजल आइडिया के बदले टिकट लेकर चली जाती है। फिर जब वो हॉस्टल जाती है तो देखती है जियाबाओ जोर जोर से रो रही है, क्योंकि उसकी टिकट कैंसिल हो गई है। शिटो के जाने के बाद लियांग जियाबाओ से कहती है कि तुमने सही कहा था, इलिया ने मेरा आइडिया चुरा लिया है। वो कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए अब हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तुम मेरी एजेंट बन सकती हो। पहले तो जियाबाओ उसके लिए मना कर देती है, लेकिन लियांग उसे यूली के कॉन्सर्ट की टिकट का लालच देती है तो वो मान जाती है। उधर बीजिंग में जोहो खुद रेस्टोरेंट में बैठा होता है और जियांग को डाली की फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, ताकि पता चल सके कि इनका सामान कितना ज्यादा बिकता है।
अब यहाँ हॉस्टल में दिखाते हैं तो जियाबाओ टिकट जल्दी लेने के लिए जियांग को एक ब्यूटी क्रीम के एड का ऑफर ला कर देती है और एड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लियांग उसे टिकट देती है। तभी वहाँ पर शिटो भी आ जाती है जो जियाबाओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने वाली है ताकि वो मिस्टर जाहो को यानी कि उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड को ज्यादा सुंदर दिखाई दे। लेकिन जियाबाओ पेट दर्द का बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है क्योंकि जूली का कॉन्सर्ट कुछ घंटों के बाद ही शुरू होने वाला है। फिर लियांग शॉप से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने जाती है जिसका उसे एड प्रमोशन करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इस वक्त स्टॉक में भी नहीं है। इसलिए लियांग वहाँ से जाने लगती है कि तभी उससे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं और जब वो उन्हें अपने इन्फ्लुएंसर लाइफ के छोटे किस्से सुना रही होती है तभी शॉप में काम करने वाली लेडी कहती है हमारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक वापस आ गया है। अब लियांग को मजबूरी में अपने दोस्तों के सामने इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अब हॉस्टल जाते समय लियांग अपने क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है। उधर जियांग पूरे दिन आने जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड बनाकर जोहो को देती है जिससे वो काफी इम्प्रेस होता है। अब अगले दिन जोहो फाइनल मीटिंग के लिए डाली के ऑफिस गया हुआ है और जियांग होटल में सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके पास पुलिंग कैपिटल से किसी का कॉल आता है जिससे वो परेशान हो जाती है। भागते हुए वो बीच मीटिंग में जाकर जोहो को साइड में लाकर बताती है कि डाली खानदानी अमीर है और उसकी फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस की बहुत बड़ी कंपनी चलाती है। फिर वो एक ऑनलाइन न्यूज बताती है जिसमें बताया होता है कि डाली ने पैसों से अपनी कंपनी के सभी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है। ये न्यूज देखने के बाद जोहो डाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेता है। डाली कहती है कि ऑनलाइन न्यूज के बारे में पता होने के बाद भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया। जोहो कहता है कि तुम कभी भी पैसों से सामान लेकर आने वाली गाड़ियों के रिकॉर्ड को नहीं बदल सकती और रात में जियांग के साथ पार्टी करने के बाद अगले दिन तुम्हारा काम पर आना तुम्हारी डेडिकेशन के बारे में दिखाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मार्केटिंग डायरेक्टर से बात की तब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले सभी हैंडसम लड़कों के पास एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन है और वो कंपनी के लिए ओवर टाइम भी करते हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ कंपनी कभी भी छोटी नहीं हो सकती। जोहो की रिसर्च के बारे में जानकर जियांग और डाली अब शॉक हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा रिसर्चर है। अब मीटिंग के बाद एयरपोर्ट जाते समय जैंग जोहो से कहती है कि मैं डायरेक्टर चैन की जगह आपके साथ काम करना चाहती हूँ। इस पर जोहो कोई रिप्लाई नहीं देता। यहाँ दिखाते हैं तो शिटू अपनी मॉम को नए कपड़े देती है और इनडायरेक्टली उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है जिससे वो मीटिंग का बहाना बनाकर चले जाती है। शिटू फिर उनको देखकर मुस्कुराती हुई है कि वहाँ तेज हो रही है मम्मी। इसके बाद रात को You're watching Daddy Drama TV, your favorite Asian drama explained in Hindi. जियाबाओ और लियांग खाना खाने के लिए जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। तब जियाबाओ को पता चलता है कि जियोंग को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बार बार उसकी मदद करने के लिए काम से छुट्टी लेता था और अब वो फुल टाइम इसी रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम करता है जो कि उसे बहुत ही पसंद है। लेकिन इस बारे में जियोंग ने अपने फादर को कभी नहीं बताया। अब जियाबाओ वापस आने पर देखती है कि जियांग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है, लेकिन जियाबाओ ने अभी तक इन दोनों को लियांग के एजेंट होने के बाद के बारे में नहीं बताया। उधर जेनह्यू अपने सभी दोस्तों को अपना मेंबरशिप कार्ड देकर पार्टी करने के लिए भेज देता है और रात भर अकेला तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे लेफ्ट हैंड से तलवार पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब जेन्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी जियांग उसके पास आकर कहती है मेरी पहली बिजनेस ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जियांग के जाने के बाद जेन्यू का सीनियर मोजी उससे जैंग की वीचैट आईडी मांगता है और इसके बदले वो उसे 3 महीने तक पर्सनल ट्रेनिंग देने का वादा भी करता है। फिर जेन्यू भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जियांग शिटो को बताती है कि उसकी कंपनी में जोहो के असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है और वो इसके लिए अप्लाई करने वाली है। असिस्टेंट बनने के सपने से जब जियांग ऑफिस जाती है तो उसे एचआर बुलाता है कि वेंडी बीमार हो गई है इसलिए वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी और उसकी जगह अब जियांग को रिसेप्शनिस्ट का काम करना पड़ेगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट से बात करने के बाद लियांग को बताती है कि उन्हें अलग अलग आउटफिट में तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। इसके लिए लियांग मान जाती है, लेकिन फिर जियाबाओ उसे इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहती है जो कुछ दिन के बाद होने वाला है। इस पर लियांग मना करके चली जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो पुलिंग कैपिटल में जोहो अपने लिए असिस्टेंट की हायरिंग के जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जिसे इस कंपनी के प्रेसिडेंट सुहेंग के फादर ने भेजा है, लेकिन जोहो कम क्वालिफिकेशन होने की वजह से उसे जॉब नहीं देता। वहीं जब शिटो टिडाओ के साथ पेंटिंग एग्जीबिशन में होती है वो देखती है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ घूम रहा है। इस बारे में वो जियांग को बताती है तो वो उसे ये बात अपनी मॉम को इनडायरेक्ट तरीके से बताने की एडवाइस देती है। अगले दिन जब जियांग असिस्टेंट की जॉब के लिए अपना सीवी जोहो के पास लेकर जाती है तो वो उसे कम एक्सपीरियंस होने की वजह से रिजेक्ट कर देता है। उस देर के बाद जोहो से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कि सुहेंग का फादर है, लेकिन जियांग को इस बारे में पता नहीं होता इसलिए वो उसे इंतजार करने के लिए कहती है। फिर ऑफिस का एक एम्प्लॉय उन्हें जोहो के पास लेके जाता है और जब सुहेंग को पता चलता है कि उसके फादर आए हुए हैं तो वो गेम खेलना छोड़कर काम करने का दिखावा करने लगता है।
सुएंग के फादर इस बात से नाराज होते हैं कि जोहो ने उनके भेजे हुए आदमी को नौकरी देने से मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों में थोड़ा बहस भी होती है। फिर जब वो बाथरूम के लिए जाते हैं तो जियांग उन्हें फिर से रोक लेती है। ये देखकर जोहो बड़ा खुश होता है और उनके जाने के बाद जोहो जियांग से कहता है कि अगर तुम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आओगी तो मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूंगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट के कहने पर अलग अलग आउटफिट में लियांग के फोटो क्लिक करने लग जाती है और यहाँ शिटो अपनी मॉम को उनके बॉयफ्रेंड का सच बताने के लिए एक डायरी में सारी बातें लिखकर उन्हें देने के लिए जाती है। लेकिन जब उसे एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि आज उसकी मॉम बहुत गुस्से में है तो वो डायरी लेकर वापस आ जाती है। फोटोशूट के बाद लियांग को जब पता चलता है कि जियाबाओ ने क्लाइंट को फ्री में फोटो दिए हैं तो वो उस पर गुस्सा करती है कि फ्री में क्यों बांट रही हो और पेमेंट लेने के लिए क्लाइंट के पास चली जाती है। तब वो उसे पूरी बात बताती है कि लियांग ने एड वीडियो में उसकी कंपनी का नाम गलत किया था, इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले थे। लेकिन जियाबाओ ने इस गलती की भरपाई के लिए उन्हें फ्री में फोटोज देने का वादा किया था और ऐसी गलती दोबारा न हो, इसलिए जियाबाओ ने लियांग को इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहा था। जियाबाओ बहुत ही केयरिंग है। ये जानकर लियांग जियाबाओ के काम से बड़ी इम्प्रेस होती है और गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर वो रात भर जगकर एग्जाम की सारी तैयारी करती है और अगले दिन एग्जाम देने के लिए भी जाती है। उधर शिटो जाहो का पीछा करते हुए जाती है तो उसे रेस्टोरेंट से कस्टमर इन्फॉर्मेशन देखने पर पता चलता है कि जाहो ने शादी की हुई है और जब वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो देखती है कि उसकी मॉम को इस बारे में पहले से ही पता था। You're watching Daddy Drama TV, your favorite Asian drama explained in Hindi.